हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर ली कि हमें जो प्रोडक्ट मिलती है एनोड या कैथोड पे वो कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, किस तरीके से मॉल्टन स्टेट हो तो क्या करना होता है, एक्वियस स्टेट हो तो क्या करना होता है, वो सब हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में पढ़ लिया। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर। ध्यान रखिएगा खास क्या, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमें वो पढ़ना है कि भाई हमें प्रोडक्ट मिलना है कि भाई मुझे क्लोरीन गैस मिल रहा है या कोई पर्टिकुलर मेटल मिल रही है, तो वो मेटल कितनी क्वांटिटी में मिलेगी वो हम बात करेंगे किसके अंदर, क्वालिटेटिव की जगह पे क्वांटिटेटिव के अंदर। क्वालिटेटिव में हमने वो जान लिया था कि कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, अब यहाँ पे वो जानेंगे कि कितनी प्रोडक्ट मिलेगी। एक एग्जांपल सपोज देता हूँ कि भाई सपोज मुझे कोई मेटल मिलती है, लाइक मुझे कॉपर मेटल मिलती है, तो मेटल मुझे मिलेगी तो उसके लिए मैं वेट की बात करूंगा, मास की बात करूंगा। सपोज मुझे कोई गैसियस मिलता है तो वो गैसियस के लिए मैं बात करूंगा किसके लिए, वॉल्यूम की बात करूंगा। क्लियर ना। देन डिपेंड ऑन प्रोडक्ट कि वो गैसियस स्टेट की मैटर है चाहे सॉलिड स्टेट की मैटर है, तो वो वेट मिलने वाला है हमें या वॉल्यूम मिलने वाला है। रेडी, उसके डिपेंड पे ये सारी बातें यहाँ पे होगी। और ये जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, उसके अंदर हमें दो सबसे इंपॉर्टेंट थियोरी पढ़नी है, एक फैराडे का फर्स्ट लॉ, एक फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों का स्टेटमेंट तो आप ऑलरेडी 10th के अंदर पढ़ के आए हो, पर यहाँ पे हमें वो बहुत काम में आने वाला है। क्यों? क्योंकि फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था उसके ऊपर से हमें कितनी क्वांटिटी मिलेगी वो पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फैराडे का फर्स्ट लॉ था, समझना, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो फर्स्ट लॉ क्या था फैराडे का, समझना अच्छी तरीके से। फर्स्ट लॉ इसने क्या दिया था कि भाई आप कोई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा रहे हो, इसने दोनों जो अपने लॉ दिए थे वो रिगार्डिंग किसके बेसिस पे दिए थे, इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो भी हम करवा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर हमें जो भी प्रोडक्ट मिलती है हमारे एनोड या कैथोड के ऊपर, वो एनोड या कैथोड के ऊपर मिलने वाली जो हमारी प्रोडक्ट है वो डिपेंड करती है कि आपने उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया है, कितना आपने चार्ज पास करवाया है। क्लियर। इसका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट भी वही था कि आप जितना करंट पास करोगे उतना ही चार्ज बहेगा और जितना चार्ज फ्लो होगा उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगी, डिपेंड्स ऑन कैथोड और एनोड। क्लियर ना। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि इसने ये चीज बताई कि भाई आपको जो मिलने वाली प्रोडक्ट है, मैं आपको उसका जो फॉर्मूला वाला टर्म है वही समझाता हूं, आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि भाई W जो मुझे वेट यानी कि जो मुझे क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मुझे मिलने वाली है वो प्रोडक्ट डिपेंड रहती है किसके ऊपर, Q मीन्स व्हाट, चार्ज। ये तो आप पढ़ गए हो, Q मीन्स व्हाट, चार्ज। ये जो है चार्ज के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का जो वेट है वो वेट कितना मिलने वाला है। रेडी ना। प्रोडक्ट का वेट कितने मिलने वाला है वो डिपेंड करता है उसके चार्ज के ऊपर, आपने कितना करंट कितने टाइम तक फ्लो करवाया है। जितने टाइम तक आप लोग स्विच चालू रखोगे उतने टाइम तक हमें सॉल्यूशन में से कैथोड के ऊपर या एनोड के ऊपर प्रोडक्ट मिलती हुई दिखाई देगी। सिंपल। लेकिन ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ, उसके ऊपर से हमें बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं, वो खास ध्यान रखिएगा। क्लियर। इस फर्स्ट लॉ का जो ये जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उसके अंदर हमें बहुत सारे फॉर्मूला को मर्ज करना है दूसरे के साथ। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि किस तरीके से ये बात करनी है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए थे, जो इसके अंदर बहुत काम में आने वाली है। एक्चुअल में हम वो चीज पढ़ के आए ही है कि 1 फैराडे मींस क्या था। आप याद करो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो 11th में पढ़े थे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। क्लियर। वो डिराइव कैसे हुआ था, वो डिराइव इस तरीके से हुआ है, बहुत इजी है। फॉर एन एग्जांपल मैं बात करता हूं कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आप लोग जानते हो फिजिक्स के अंदर भी पढ़े हुए हो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। रेडी ना। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरे पास होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं बात करूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़ के आए हो, इवन 9th के अंदर भी ये चीज पढ़ी थी कि आपको मोल जब ढूंढना होता है पार्टिकल के ऊपर से तब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे अगर ढूंढना हो तो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। क्लियर ना। ये चीजें तो मुझे पता है। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई था वो अप्रोक्सीमेटली निकला था 96500 कूलम। रेडी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज मेजर करना है, तो 1 मोल
इज इक्वल टू 96500 कूलम हुआ था। और ये जो है ना उसको 1 फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फैराडे। इस बात को आप लोग मगअप कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। क्या 96500 कूलम जो है वो किसकी वैल्यू है? 1 फैराडे की। वो जो है वो 1 फैराडे क्यों? क्योंकि जब भी कभी आप इक्वेशन लिखते हो, हमने एनोडिक इक्वेशन लिखा, कैथोडिक इक्वेशन लिखा, वो इक्वेशन के अंदर हमें जो प्रोडक्ट मिली वो प्रोडक्ट डिपेंड करती है स्टोकियोमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्टोकियोमेट्री के ऊपर, कि भाई हमने कितने मोल रिएक्टेंट लिया था, सामने कितनी मोल हमें प्रोडक्ट मिली, और उसी के बेसिस पे फॉर्मूला बना हुआ है। मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं जिस तरीके से हम ऑलवेज करते हैं। रेडी? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज कैथोड की प्रोसेस बात करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस हम अगर करते हैं, जैसे कि मेरे पास सॉल्यूशन में K+ आयन था, वो K+ आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया K के अंदर। समझना अच्छी तरीके से, बहुत इजी है। रेडी? क्या K+ आयन था, वो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया? K के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब समझना, एक मोल, मैं आपको स्टोकियोमेट्री सिर्फ समझा रहा हूं, एक मोल मैंने जब एक मोल इलेक्ट्रॉन जब मैंने लिया तब मुझे प्रोडक्ट कितनी मिली? 1 मोल प्रोडक्ट मिली। सिंपल एज इट इज। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि मैं लेता हूं Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन, तो भी प्रोडक्ट तो एक ही मिली। लेकिन यहां पे जो मैंने मोल लिया था वो कितना लिया था? 2 मोल। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए तब मुझे सामने प्रोडक्ट कितनी मिली? 1 मोल मिली। रेडी? तो ये स्टोकियोमेट्री समझना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इवन Al+3 लेते तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन, सामने प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करती है उनकी स्टोकियोमेट्री के ऊपर कि उसके आगे लगे हुए नंबर कितने हैं, कितने मोल प्रोडक्ट मिली है। बराबर? खास ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से हमें कैलकुलेशन करनी है बहुत ज्यादा। खास ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है ना वो हमें बहुत सारी चीजें डिराइव करवाने वाला है, ये समझिएगा अच्छी तरीके से। उसके बेसिस पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, स्टोकियोमेट्री किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो एग्जांपल लेके समझाता हूं। रेडी? सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है। तो एक चीज तो आप लोग जानते हो, क्या? मैथमेटिक्स का रूल है, प्रोपोर्शनल की साइन अगर यहां से प्रोपोर्शनल की साइन में हटा दूं तो मुझे इक्वल लगाना पड़ेगा, और अगर मैं इक्वल लगाता हूं तो सामने कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है। मैंने कांस्टेंट रखा है Z। कौन सा कांस्टेंट रखा है? Z। Z मींस व्हाट? ये Z जो है वो एक प्रकार का इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। क्या है? एक प्रकार का इक्विवेलेंट कांस्टेंट। हमें इस Z के बारे में ही मैक्सिमम फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, याद रखना खास। रेडी? W इज इक्वल टू व्हाट? Z इंटू Q। ये Z के बारे में ही हमें खासकर बात करनी है। रेडी? Z इंटू Q। जब हमारा Z जो है वो क्या है? जहां पे इक्विवेलेंट कांस्टेंट। रेडी? एक प्रकार का कांस्टेंट हमें बीच में रखना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल की साइन वहां से हटा दी। बराबर? अब समझना एक और चीज कि अगर W इज इक्वल टू Z/Q है तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W/Q। रेडी? समझना, सिर्फ Q को डिवाइड में लिया, थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप है। अगर मैं चार्ज यहाँ पे 1 कूलम ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? चार्ज। मैं 1 कूलम अगर चार्ज लेता हूं तो ये Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब फॉर 1 कूलम Z क्या हो जाएगा? W के इक्वल हो जाएगा। सिंपल और सीधी बात आपको दिख रही है ना? क्या? फॉर 1 कूलम चार्ज Z क्या हो जाएगा? W के साथ इक्वल हो जाएगा। क्लियर? समझना अच्छी तरीके से। अगर Z W के साथ इक्वल होगा एक ये कंडीशन पे, यानी कि 1 कूलम वाली कंडीशन पे, तो अब हम हमारा एग्जांपल जो है ना उससे हम फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे देखिए, 1 मोल से सामने हमें 1 मोल मिला, यहाँ पे 2 मोल से 1 मोल मिला। समझना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 स्टोकियोमेट्री की बात चल रही है, मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेता हूं, समझना थोड़ा, अगर मैं क्या लेता हूं यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो सामने मुझे 1 मोल प्रोडक्ट मिलती है। तो चलिए यहां दिखाता हूं, इफ वी टेक 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मेरे सामने क्लियर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, देन 1 मोल इज इक्वल टू 96500 ना। तो 1 मोल से मुझे कितनी प्रोडक्ट मिल रही है? 1 मोल प्रोडक्ट मिल रही है। एक ऊपर की बात करते हैं। रेडी? समझना अच्छे तरीके से। तो 1 मोल, लेकिन मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा हूं, जब 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, हमने तो कूलम क्या लिया? चार्ज। हमें तो Z किसके लिए ढूंढना है? जब Z चार्ज 1 कूलम हो तब, क्योंकि हमें W के इक्वल, क्योंकि हमें वेट भी ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे जो 1 मोल लेता हूं उसकी जगह पे मैं कूलम क्या लेता हूं? 1। समझना, मिस्टेक ना हो। क्या? मैंने 1 मोल सामने 1 मोल बनाया है, बराबर, सामने 1 मोल बन गया है। तो 1 मोल के अंदर कितने होते हैं? 1 मोल के अंदर कितने
कूलम चार्ज होता है 96500, रेडी ना, 96500 कूलम चार्ज, यही है, इसका सिर्फ मैंने इक्वलाइज फॉर्म लिखा है, 1 मोल इज इक्वल टू इतना कूलम। हियर 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल में कितना वो ग्राम होगा पोटेशियम, देन 39 ग्राम, क्लियर ना, ये तो आप लोग जानते हो 39 ग्राम होगा ना, एटॉमिक मास है उसका, क्योंकि ये खुद एक एटम है, अगर मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर मास आता, रेडी। 96500 कूलम पे 39 ग्राम है, तो हमें 96500 पे नहीं ढूंढना है, हमें कितने कूलम पे ढूंढना है, 1 कूलम पे, तो 96500 कूलम पे इतना है, देन 1 कूलम पे कितना होगा, तो सीधा मिल जाएगा उस वक्त क्या, z की वैल्यू, ये जो मिलेगी वो z की वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि हम 1 कूलम के लिए तो z की वैल्यू बोल रहे थे बार बार कि भाई 1 कूलम रखते हो तब z की वैल्यू इतनी आती है, तो z की वैल्यू फॉर पोटेशियम, पोटेशियम के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 कूलम इंटू 93 वोल्ट डिवाइड बाय 96500, z की वैल्यू ये आ गई। एक और एग्जांपल, ये जो कैल्शियम वाला है उसको मैं जरा एक बार डिराइव करता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्या कि भाई मैंने 1 मोल लिया तो सामने 1 मोल मिला, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 मोल लिया तो सामने क्या मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। ये एग्जांपल अब मैं समझा रहा हूं, हम फॉर्मूला डिराइव करना सीख रहे हैं, समझना, एग्जांपल के बेसिस पे, आपको तो वो सीधा याद ही रखना है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला याद रखवा रहा हूं किस तरीके से वो बना हुआ है, हमें उसको फॉर्मूला में इंप्लीमेंट कैसे करना है, हमारा क्वेश्चन अगर है तो उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में। चलिए 2 मोल में से 1 मोल बना है, सेम, चलिए भाई मैंने 2 मोल अगर इलेक्ट्रॉन ले लिए है तो मुझे प्रोडक्ट तो सामने 1 मोल ही मिली है। अब 1 मोल में अगर 96500 है तो 2 मोल में कितने होंगे, देन 2 इंटू 96500 कूलम, सिंपल ना, 1 मोल में 96500, देन 2 मोल में 2 इंटू 96500, सामने कितने ग्राम है, कैल्शियम का जो वेट है हम लिख देते हैं 40 ग्राम, उसका जो एटॉमिक मास है, बराबर। लेकिन यहां जैसे हमने बात की थी कि हम z की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, किसके लिए ढूंढ रहे हैं हम z की वैल्यू, 1 कूलम के लिए, तो अगर हम z की वैल्यू 1 कूलम के लिए ढूंढ रहे हैं तो अगर अच्छी तरीके से जैसे यहाँ पे 1 कूलम लिख दिया वैसे यहाँ पे सीधा ढूंढ लेंगे भाई 1 कूलम के लिए कितना होगा, 2 मोल के लिए इतना, देन 1 कूलम के लिए कितना, रेडी। तो ये भी हमें z की वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो किसकी मिलेगी, कैल्शियम के लिए z की वैल्यू मिलेगी, यानी 1 कूलम इंटू 40 वोल्ट डिवाइड बाय 2 इंटू 96500, ये 1 लिखने की तो हालांकि कोई जरूरत ही नहीं है हमें, क्लियर। अब समझिए एक बात को अच्छी तरीके से, ये जो है पोटेशियम के लिए मिला, ये जो है वो कैल्शियम के लिए मिला, लेकिन हमें एक ऐसा जनरल फॉर्मूला भी चाहिए होगा ना z का, हम बार बार थोड़ी हर बार ये चीज अप्लाई करेंगे। तो समझिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों, कोई उसकी वैल्यू, मैंने 1 क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, अब ये है क्या, एक्चुअल में ये z का फॉर्मूला, z का ये क्या है, फॉर्मूला है। ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास दिख रहा है ना आपको, ये तो क्या है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दिख रहा है, एटॉमिक मास ऊपर आता है या तो मॉलिक्यूलर मास आता है, नीचे 1 फैराडे की वैल्यू आती है 96500, आप यहाँ पे 1 फैराडे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, वो एक्चुअल में है क्या, एन फैक्टर, याद कीजिए मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ाया, 96500 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर की वैल्यू, एन फैक्टर जनरली केसेस के अंदर समझना, एन फैक्टर मतलब व्हाट, उसकी जो वैलेंसी होती है वही तो उसका एन फैक्टर होता है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम था तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 2 लिख दिया है, यानी हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया, क्या, z इज इक्वल टू, मैं दोनों में से कोई भी एक लिखता हूं, याद रखिए सिर्फ मैं मॉलिक्यूलर मास लिखता हूं या एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे दूसरे फॉर्मूला डिराइव करना सिखाना है आपको, डिवाइड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर, तो हमें z का ये एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया, सीधी बात है, सिंपल, समझ में आई बात क्या, z इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर आ गया। अब वो जो z की वैल्यू है वो हमारे इस इक्वेशन में रख देते, ये इस इक्वेशन के अंदर हम z की वैल्यू रख दे तो हमें w भी मिल जाएगा। प्रोडक्ट कितनी मिली, मैंने शुरुआत में बताया क्वांटिटी ढूंढ रहे हैं, कितना, देखो कौन आया वो तो क्वालिटेटिव में आ गया, अब कितना आया वो तो क्वांटिटेटिव में पढ़ना पड़ेगा, और क्वांटिटेटिव में कितना आया उसी की तो बात चल रही थी, भाई वेट ढूंढना है तो वेट के लिए हमने z तो डिराइव कर दिया, अब w के अंदर वेट रख दे, सॉरी वैल्यू रख देते हैं, w भी मिल जाएगा, व्हाट, देन w इज इक्वल टू z की वैल्यू, क्या है z की वैल्यू, ये देख, मॉलिक्यूलर मास वोल्ट डिवाइड बाय 96500
इंटू एन फैक्टर इंटू क्यू। अब समझिए, ये जो Q है मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये जो Q है, मैं यहाँ पे एरो कर देता हूं आपको समझ में आ जाए, क्लियर। ये जो Q है वो Q इक्वल टू मैं IT लिख सकता हूं, आप तो जानते ही हो इलेक्ट्रिसिटी का रूल है ये, I इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, वही तो करंट होता है। देन Q इज इक्वल टू व्हाट, IT, तो मैं Q की जगह पे यहाँ पे IT रख देता हूँ, बराबर। यानी कि मुझे यहाँ पे ये जो वेट है वो वेट का भी एक फॉर्मूला मिल गया। देखिए वेट का फॉर्मूला मिल गया, वेट कितना, वेट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए मुझे प्रोडक्ट ढूंढनी हो, जो भी प्रोडक्ट, मुझे क्लोरीन गैस मिला, सॉरी कोई मेटल था, कुछ कॉपर मेटल मिला, क्योंकि वेट के लिए तो मेटल की बात चल रही है। तो W इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, करंट कितना पास करवाया, टाइम हमने कितना, हमारे पास कितने टाइम तक हमने फ्लो करवाया 1 फैराडे, एन फैक्टर जो हमारी प्रोडक्ट मिली उसका एन फैक्टर, सिंपल। तो डायरेक्ट हमें W की वैल्यू भी यहां से मिल जाएगी। तो एक फॉर्मूला Z का डिराइव हुआ जो कि इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, एक फॉर्मूला W का डिराइव हुआ, एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड में ले लो, क्या बन जाएगा, W डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, सामने क्या रह जाएगा I इंटू टी, समझना अच्छी तरीके से, सामने क्या रह जाएगा I इंटू टी 96500 इंटू एन फैक्टर, रेडी ना। मॉलिक्यूलर मास को सिर्फ मैंने कहा लिया है डिवाइड में। अब ये तो क्या था, याद करो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट इन द टर्म्स ऑफ weight, in the terms of mass, then given mass by molecular mass, what is mole, yes, W by molecular mass क्या हो जाएगा, मोल n, जिससे इंडिकेट करेंगे n। तो यहाँ पे देखिए मोल का भी एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, मोल भी अगर आपको ढूंढने हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के तो आप इस फॉर्मूला से ढूंढ सकते हो। देखिए सारे फॉर्मूला आपको याद ही रखने हैं, मिस्टेक ना हो, सारे फॉर्मूला क्या करने हैं, आपको याद ही रखने हैं, लेकिन वो हर एक फॉर्मूला को किस तरीके से सम्स के अंदर इंप्लीमेंट में लाना है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि उसके अंदर हमें लेना क्या होता है एक्चुअल में, किसका एन फैक्टर, किसका मॉलिक्यूलर मास, किसके लिए I, किसके लिए T, वो सारी वैल्यू मैंने 2 एग्जांपल देके आपको समझा दी, रेडी। तो आपको पूरा क्लियरेंस आ जाता है, पूरा आपको समझ में आ जाता है कि बना कैसे, रेडी। चलिए n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया। अब यही फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला डिराइव करते, देखिए मैं यहाँ पे इक्वल यहाँ पे एरो करके बता देता हूँ, इसी फॉर्मूला के ऊपर से बना है, जैसे ये फॉर्मूला के ऊपर से ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, वैसे ही एक और करते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर, मोल कॉन्सेप्ट याद कीजिए, मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, व्हाट, मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर क्या होता था, इक्विवेलेंट मास, यस याद कीजिए। सो W मैं इक्वल नहीं कर रहा हूं, W मॉलिक्यूलर मास बाय यानी कि mm बाय n फैक्टर क्या हो जाएगा, सीधा इक्विवेलेंट मास इनटू IT वॉल डिवाइड बाय 96500। तो एक ये फॉर्मूला और एक डिराइव हो गया। देखिए 3 फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिए, एक जिसके अंदर रिलेशन था वेट और मॉलिक्यूलर मास, वेट और एन फैक्टर, एक मोल और एन फैक्टर, एक वेट और इक्विवेलेंट मास। देखिए बहुत सारे फॉर्मूला इसके ऊपर से बन के निकल रहे हैं, जेडब्ल्यू के अंदर, नीट के अंदर, यही सब चीजें तो करनी होती है, फॉर्मूला को ड्राइव करते जाओ, जो भी डेटा है उसको आइडेंटिफाई करो, वैल्यू पुट करो, बात खत्म करो, सिंपल। चलिए एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो सबसे ज्यादा आप लोग काम में लेने वाले हो, ध्यान रखिएगा खास, वो क्या, देखिए यहाँ पे हमने बात कर दी मोल की, तो ये जो मोल है वो मोल 2 जगह पे, और ये एन फैक्टर है वो भी 2 जगह पे काम करेगा। कहाँ पे, हमारी प्रोडक्ट हमें अकेली कैथोड पे या अकेली एनोड पे थोड़ी मिलने वाली है, वो तो हमें एनोड कैथोड वो दोनों पे मिलने वाली है ना, हमें एनोड पे भी प्रोडक्ट मिलने वाली है और हमें कैथोड पे भी प्रोडक्ट मिलने वाली है, समझना। तो एनोड और कैथोड दोनों के ऊपर अगर हमें प्रोडक्ट मिल रही है, तो यहाँ पे देखिए एन जो है वो आपको दिख रहा है किसके, एन फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ये जो एन फैक्टर है उसके साथ ये मोल जो है इनवर्स चल रहा है, देखिए चल रहा है ना, एन मोल और एन फैक्टर इनवर्स चल रहा है। अब सपोज मैं ऐसा कह दूं क्या कि कैथोड का मोल Nc है, एनोड का मोल Na है, कैथोड के लिए एन फैक्टर NaF है, एनोड के लिए कैथोड के लिए NaC है और एनोड के लिए NFA है, रेडी। ये दोनों जो चीजें हैं वो दोनों चीजें किसके लिए है, फॉर कैथोड, ये दोनों चीजें कैथोड के लिए मैं कह देता हूं, ये दोनों चीजें मैं एनोड के लिए कह देता हूं, रेडी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हो गया आएगा, देखिए एन कैथोड इनवर्स चल रहे हैं ना, दोनों इनवर्स चल रहे हैं, मींस व्हाट, एन कैथोड बाय एन एनोड इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एनोड बाय एन फैक्टर ऑफ कैथोड। मैथमेटिकल टर्म है, बायोलॉजी वाले खास ध्यान रखिएगा, सिंपल, कुछ किया नहीं है,
दोनों इनवर्स चल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर कैथोड चल रहा होगा तो सामने एनोड चलेगा, यहाँ पे एनोड चल रहा होगा तो सामने कैथोड चलेगा, मतलब कि कैथोड तो सामने इनवर्स में कैथोड होगा, एनोड तो सामने इनवर्स में एनोड होगा। और ये फॉर्मूला का हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, क्योंकि मोल और एन फैक्टर, इस बात को ध्यान रखिएगा खास, मोल और एन फैक्टर ये बहुत ज्यादा काम में आने वाले ये फॉर्मूला, बराबर। देखिए हमने बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव किए, एक जेड का फॉर्मूला डिराइव किया, डब्ल्यू का फॉर्मूला डिराइव किया, मोल का फॉर्मूला डिराइव किया, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला डिराइव किया, हमने अलग अलग जो भी रिलेशन था कैथोड और एनोड के मोल का और एन फैक्टर के एनोड और कैथोड का, वो भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया। तो सारे फॉर्मूला को अगर आप याद करना चाहो तो याद भी हो जाएगा, और एक एग्जांपल सिंपल सा लिख के अगर कर दोगे तो भी सारे फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। पर उसके लिए आपको जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन सबको अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। रेडी, अच्छी तरीके से सारी चीजों को लिखिएगा। हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर क्या, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर हमने ये चीज खास जान ली कि भाई फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई हमने जितना भी करंट पास करवाया है उतना ही चार्ज फ्लो हो रहा है, वही चार्ज हमें उतनी ही प्रोडक्ट यानी कि हमें वेट यानी कि मास दे रहा है। सिंपल। तो अब एक बात तो समझिए कि हमने फैराडे का फर्स्ट लॉ अगर ये देखा कि एक सेल के अंदर ऐसा होता है तो बहुत सारे सेल, या तो एक सेल के अंदर बहुत सारे एनोड कैथोड हो तो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का दूसरा पहलू पढ़ने वाले हैं, जहां पे आएगा फैराडे का सेकंड लॉ। क्या आएगा? फैराडे का सेकंड लॉ, जहां पे हम इक्विवेलेंट मास का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो ही आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।